ये चाइना के मंचूरिया का एक अनजान बर्फीला इलाका है। आज यहाँ सिर्फ खामोशी है, लेकिन इस खामोशी के नीचे इतिहास का एक ऐसा भयानक सच दफन है जिसे दुनिया ने लगभग भुला दिया है। इन खंडहर हो चुकी इमारतों में एक वक्त इंपीरियल जापानीज आर्मी की सबसे आतंकी और गुप्त आत्मा यूनिट 731 काम करती थी। ये एक टॉप सीक्रेट बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर प्रोग्राम का नर्व सेंटर था जो 1936 से 1945 तक चला। एक ऐसी जगह जहां इंसानियत की हर हद को पार किया गया हो। इस शैतानी प्रोजेक्ट का मास्टरमाइंड था जनरल सीरो इसी, एक ब्रिलियंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो टोक्यो इंपीरियल यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, लेकिन उतना ही घमंडी, बेरहम और आतंकी भी। उसकी शख्सियत अजीब विरोधाभासों से भरी थी। एक तरफ प्रभावशाली था तो दूसरी तरफ शराबी, अय्याश और भ्रष्ट। इसी का मानना था कि अगर बायोलॉजिकल वेपन इतने खतरनाक हैं कि उन्हें बैन किया गया है तो वो जरूर बेहद असरदार होंगे। इसी सोच के साथ उसने जापानीज मिलिट्री हाई कमांड को इस प्रोग्राम के लिए राजी कर लिया। उसे एम्परर का सम्राट, अनलिमिटेड फंडिंग और इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा जुर्म करने की आज़ादी मिली। पहली वर्ल्ड वॉर में दुनिया को केमिकल हथियारों की दहशत दिखा दी थी। इसके बाद 1925 में जिनेवा प्रोटोकॉल ने इनके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी, लेकिन जापान जो एक नई ग्लोबल पावर बनने की कोशिश में था, इस पाबंदी में एक मौका देख रहा था। अपनी बढ़ती इकोनॉमी के लिए जापान की नज़र चाइना के नेचुरल रिसोर्सेज पे था। 1931 में उन्होंने मंचूरिया पर हमला किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। ये कब्जा ही यूनिट 731 के जन्म की वजह बना, क्योंकि जापानी कानून के मुताबिक उनके अपने देश में ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करना गैर कानूनी था। मंचूरिया एक ऐसी जगह बन गई जहां कोई कानून नहीं था, जहां जापान अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था। दुनिया की नजरों से दूर हार्बिन शहर के पास इसी ने एक ऐसी फैक्ट्री बनाई जो 2 स्क्वायर मील से ज्यादा में फैली थी। इसमें 150 से ज्यादा बिल्डिंग्स, 2 हवाई अड्डे और स्टेट ऑफ आर्ट रिसर्च लैब्स थे। सरकारी तौर पर इसका नाम था एपिडेमिक प्रिवेंशन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन डिपार्टमेंट, पानी साफ करना, महामारी रोकने वाला विभाग। एक सफेद झूठ, असलियत में ये मौत की फैक्ट्री थी। यहाँ 3000 से ज्यादा लोग काम करते थे, जिनमें जापान के कई टॉप डॉक्टर्स और साइंटिस्ट भी शामिल थे। ये कोई अराजक हिंसा नहीं थी, ये एक आयोजित सरकारी इंडस्ट्रियल प्रोसेस था जिसका रॉ मटेरियल थे इंसान और प्रोडक्ट था इंसानी दर्द से निकाला गया डेटा। डॉक्टर्स को हैवान बनाने के लिए एक सरल लेकिन भयानक तरकीब की जरूरत थी। कैदियों को इंसान समझा ही नहीं जाता था। उन्हें एक कोड नाम दिया गया, मारूटा, यानी लकड़ी के कुंड। ये नाम एक काले मजाक के तौर पर शुरू हुआ, क्योंकि फैसिलिटी का कवर अप एक लकड़ी का कारखाना था। स्टाफ आपस में पूछता था, आज कितने कुंड गिरे, यानी आज कितने लोग मरे। इन कुंड में ज्यादातर चाइनीज आम नागरिक और युद्धबंदी थे, लेकिन उनके साथ साथ रशियन, कोरियन और मंगोलियन लोग भी थे। मर्द, औरतें, बच्चे, यहाँ तक कि गर्भवती औरतें भी, कोई नहीं बचा। अंदाजा है कि सिर्फ इस फैसिलिटी के अंदर 3000 से 12000 लोगों को मार दिया गया। एक भी इंसान जिंदा नहीं बच पाया। यूनिट 731 के अंदर होने वाले एक्सपेरिमेंट इंसानी कल्पना से भी परे थे। विविसेक्शन, जिंदा कैदियों को बिना एनेस्थीसिया के चीर दिया जाता था ताकि डॉक्टर देख सके कि बीमारियां और घाव जिंदा अंगों पर क्या असर करते हैं। ये सब चीखते तड़पते कैदियों पर किया जाता था। गर्भवती औरतों को चीर कर फीटस यानी बच्चों पर रिसर्च की जाती थी। पैथोजन टेस्टिंग, लोगों को जानबूझकर प्लेग, एंथ्रेक्स और कोलेरा जैसे बीमारियों से इन्फेक्ट किया जाता। सिफिलिस से ग्रसित मर्दों को दूसरे कैदियों के साथ रेप करने पर मजबूर किया जाता ताकि बीमारी के फैलने को स्टडी किया जा सके। फ्रॉस्ट बाइट एक्सपेरिमेंट, कैदियों के पैरों को बर्फ में तब तक रखा जाता जब तक वो ठोस न हो जाए। एक गवाह के मुताबिक जमे हुए अंग पर मारने से लकड़ी जैसी आवाज आती थी। फिर उन्हें गर्म पानी में या आग से पिघलाने के अलग अलग तरीके आजमाए जाते थे। हथियार टेस्टिंग, कैदियों को खुले मैदान में खंभों से बांधकर उन पर जर्म बॉम्ब्स, केमिकल वेपन्स और फ्लेम थ्रोवर टेस्ट किए जाते थे। ये सिर्फ जुल्म नहीं था, ये इंसानी पीड़ा का आयोजित अध्ययन था, जिनका मकसद था मौत के बेहतर हथियार बनाना।
मारूटा से मिले डाटा का एक ही मकसद था, उसे बायोलॉजिकल वेपन में बदलना। लेकिन एक समस्या थी, आम मेटल बॉम्ब की गर्मी से बैक्टीरिया मर जाते थे। इसी के साइंटिस्ट ने इसका तोड़ निकाला, पोर्सिलेन बॉम्ब। ये बॉम्ब चीनी मिट्टी से बने थे जो जमीन पर गिरते ही चूर चूर हो जाते और अपने अंदर बंद प्लेग इन्फेक्टेड पिस्सुओं को हवा में फैला देते थे। इसके अलावा उन्होंने ऐसे छोटे डिवाइस भी बनाए जो फाउंटेन पेन या चड्ढी में चिपकाए जा सकते थे और कुओं में जहर मिलाने के तरीके भी विकसित किए। यूनिट 731 और मौत का सामान बड़े पैमाने पर बनाने के लिए तैयार थे। लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट अब हकीकत बनने वाले थे। जापान ने अपने हथियारों को आम नागरिकों पर टेस्ट करना शुरू कर दिया। 1940 और 1941 में जापानी जहाजों ने शहरों पर प्लेग इन्फेक्टेड पिस्सू और अनाज बरसाए। इन शहरों में जहां कई दशकों से प्लेग का कोई मामला नहीं था, भयानक महामारी फैल गई। ये हमले सिर्फ मिलिट्री एक्शन नहीं थे, ये खुले मैदान में ह्यूमन ट्रायल थे। शहर उनकी लेबोरेटरी बन गए और शहर के लोग अनजाने में उनके टेस्ट सब्जेक्ट। इन बायोलॉजिकल हमलों से अनुमानित 2 से 3 लाख लोगों की मौत हुई। यूनिट 731 की भूख सिर्फ चाइना तक सीमित नहीं थी, उनका प्लान अमेरिका तक दहशत फैलाने का था। इसका कोड नाम था ऑपरेशन चेरी ब्लॉसम्स एट नाइट। योजना थी कि लंबी दूरी की सबमरीन से प्लेन लॉन्च किए जाएं जो कैलिफोर्निया के सैन डिएगो शहर पर प्लेग बॉम्ब गिराएंगे। वो बायोलॉजिकल आतंक को अमेरिका के घर तक ले जाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि ये प्लान अंजाम तक पहुंचता, अगस्त 1945 में जापान ने सरेंडर कर दिया और अमेरिका एक अनदेखी तबाही से बच गया। अगस्त 1945 सोवियत सेना मंचूरिया में तेजी से आगे बढ़ रही थी। यूनिट 731 के लिए अंत आ चुका था। जापानी हाई कमांड ने सबूत मिटाने का हुक्म दिया। फैसिलिटी को डायनामाइट से उड़ा दिया गया, सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए गए और सबसे भयानक, फैसिलिटी में बचे सैकड़ों जिंदा कैदियों को मार दिया गया ताकि कोई गवाह न बचे। सीरोईसी ने खुद अपनी मौत का झूठा नाटक किया और हजारों स्टाफ मेंबर्स को हमेशा चुप रहने की कसम दिलाकर जापान वापस भेज दिया गया। यूनिट 731 का आखिरी ऑपरेशन था खुद को इतिहास से मिटाना। युद्ध के बाद अमेरिका के सामने एक चुनौती थी, इंसानियत के इन दुष्कर्मों पर मुकदमा चलाए या उनके रिसर्च डाटा को हासिल करे। जनरल डगलस मैक आर्थर के नैरेटिव में अमेरिका ने सीरोईसी और यूनिट 731 के दूसरे टॉप लीडर्स को उनके सभी युद्ध अपराधों से पूरी माफी दे दी। बदले में उन्होंने ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन और बायोलॉजिकल वॉरफेयर का वो अनमोल डाटा हासिल किया। डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि अमेरिका ने इस जानकारी के लिए उन्हें पैसे भी दिए। ये फैसला कोल्ड वॉर की शुरुआत में लिया गया। सोवियत यूनियन के खिलाफ बढ़त हासिल करने के लिए अमेरिका ने न्याय का सौदा कर लिया।